ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और आज हमारे साथ शो में होंगे मानस जायसवाल और प्रशांत सावंत जो पिछले शो से हमारा साथ दे रहे हैं। उसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन और निर्मल बैंक की स्वाति होतकर भी हमारे साथ जुड़ेंगी और बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ होंगे कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। इनसे करेंगे एक बहुत ही खास बातचीत कुछ ही देर में एक लिस्टिंग भी होनी है और उस पर भी ध्यान रहेगा। तो करीब और 20 सेकंड बाकी हैं ये एसबीएफसी के लिस्टिंग के लिए। इसका ध्यान रखिएगा, काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन रहा था और ये स्पेस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है एनबीएफसी से। और यहाँ पर एक कुछ सेकेंड्स की और बात है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट और एनएससी के सीईओ और एमडी आशीष चौहान जी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। तो देखते हैं ये लिस्टिंग कहाँ हुई है। लिस्ट 10 बज गए हैं तो लिस्टिंग अब हमको दिखाई दे देनी चाहिए एसबीएफसी की। हाँ जी, हुई है 8470 पर इस समय लिस्टिंग हुई है। प्राइस दिखा दीजिए एसबीएफसी का। 8470 पर लिस्टिंग इस समय एनएससी पर और बीएससी पर भी इस समय आप प्राइस देखिए तो करीब 82, अब 87 पर आ गया ये। थोड़ा सा मेरे ख्याल से, हाँ, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब 87 पर इस समय 52% प्रीमियम अभी कमांड कर रहा है अपने इशू प्राइस के मुकाबले। तो एक अच्छी लिस्टिंग, शानदार लिस्टिंग इनफैक्ट एसबीएफसी फाइनेंस के लिए। लेकिन चलिए मार्केट पर लौटते हैं वापस। और सुबह से मार्केट में एक कॉशन, थोड़ी सी नर्वसनेस, खासतौर से बैंक निफ्टी में। आईटी ऑफ हाइज, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्रैक्शन है यहाँ पर। मिड कैप्स में अच्छी रिकवरी है। अब एडवांस डिक्लाइन जो है वो फेवर में आ गया एडवांसेस के, तो यहाँ पर अच्छी रिकवरी है। जहाँ तक बात हो रही है निफ्टी की, वहाँ पर जो स्टॉक्स इस समय फोकस में है उनमें आप अगर नोटिस करेंगे, सबसे ऊपर हिंडाल्को टॉप लूजर 2.25% नीचे, डिवीज लैब्स में हल्की सी डिक्लाइन और एचडीएफसी बैंक, हालांकि एचडीएफसी बैंक अब डे हाई पर है लेकिन फिर भी इस समय करीब 1.25% नीचे। और हायर लेवल्स पर इन्फोसिस 1.5% ऊपर। हालांकि बाकी आईटी स्टॉक्स थोड़े से हल्के हुए हैं, जैसे टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक। आईटीसी भी ग्रीन में इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अगर ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो मेटल्स में वीकनेस है आज। हिंदुस्तान कॉपर 6.5% नीचे, क्रॉम्पटन 4.5% नीचे है। इंटरग्लोब एविएशन में ब्लॉक डील के बाद अभी भी रिकवरी नहीं, 4% नीचे। और ऊपरी साइड पर कुछ फार्मा स्टॉक्स जैसे कि सिंजीन, कुछ आईटी स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस और कुछ आपके होम इंप्रूवमेंट टाइप के स्टॉक्स जैसे कि पॉलीकैब और एस्ट्रल। वीरू जी हाँ, तो आपने अभी बाजार की ट्रेजेक्ट्री और बाजार क्या कर रहा है उसको समझा, देखा। पैनल हमारे स्क्रीन पे है। एक अच्छी लिस्टिंग भी हमको आज देखने को मिली। हमारे साथ 4 मेहमान हैं, प्रशांत सावंत मानस पिछले कार्यक्रम से और नीलेश जैन और स्वाति होतकर फ्रेश प्रोस्पेक्टिव लेकर जुड़े हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू संक्षेप में रखिएगा और आपकी 2 कॉल्स। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। बिल्कुल देखिए, इंडेक्सेस पे व्यू थोड़ा सा निचले स्तर से पॉजिटिव साइड में एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशंस है। 50 डे मूविंग एवरेज का काफी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19273 पे, जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते, यहाँ पे फिर से एक उछाल हम देख सकते हैं 19,400 420 की ओर का। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है और जो स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं, सबसे पहले एस्ट्रल। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, लगातार यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से काउंटर ने रिवर्सल दिखाया है। अब यहाँ पे ऊपरी स्तर पर काउंटर 2050 से लेके 21 तक की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इमीडिएट टारगेट 2050 के होंगे, उसके बाद 2080 और 2100 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 1980 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना होगा। उसके साथ ही दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है एचडीएफसी एएमसी। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है, बट लुकिंग एट दी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे ऊपरी स्तर पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 2600 तक की अपसाइड यहाँ पे टेस्ट होती हुई नजर आएगी। 2550 स्पॉट में ट्रेड हो रहा है, 2530 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, ऊपरी स्तर पर 2600 के टारगेट्स होंगे। एचडीएफसी एएमसी में अच्छा ट्रैक्शन है। अच्छा, एक बार वो स्टॉक लेकर आई जॉनसन कंट्रोल हिताची, जो हमने पिछले ट्यूसडे को सुशील के साथ डिस्कस किया था। आई थिंक उस दिन स्टॉक काफ़ी ऊपर था और आज फिर से ये स्टॉक जो है अब 10-11% ऊपर। जॉनसन हिताची देखिए 1267 इस समय। लगातार तेज़ी रही है इस स्टॉक में जब से हमने ये स्टॉक डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से जिस दिन ये डिस्कस हुआ था, आई थिंक 10 तारीख को शायद ये डिस्कस हुआ था, वहाँ से 15% से ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है अब इस समय। 7 डे मूव देखिए 34%। शानदार आपको ट्रेड मिली वो सीएनबीसी आवाज़ पर पिछले ट्यूसडे से आज तक का मूव, वेडनेसडे तक का मूव देख लीजिए, क्या शानदार मूव, 34% का मूव। ये पूरा का पूरा 34% मूव आपने कैप्चर किया होगा आप अगर सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े थे उस दिन। तो
चलिए स्वाति को भी जोड़ लेते हैं। स्वाति जी गुड मॉर्निंग, आप क्या ट्रेड ले रही हैं? मॉर्निंग। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है HCL टेक पे। HCL टेक एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जो हम देख रहे हैं कि बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड में चल रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेज पे काफी स्ट्रांगली उसने रिस्पेक्ट किया है सपोर्ट, एंड आई बिलीव कि अभी ये जैसे 1185 के लेवल्स का ब्रेकआउट लेवल है, मैं प्रीएम्प्ट करूँ कि ये ब्रेकआउट दे पाएगा। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 1160 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ऊपर में मुझे लगता है 1230 1240 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सेकेंड बाय कॉल है मेरा HPL पावर पे। HPL पावर आज इंट्राडे ऑलमोस्ट 2.5% अपसाइड है, बट अगर आप उसका मंथली चार्ट देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है इसमें। डेली चार्ट में भी एक फ्लैट पैटर्न छोटा सा फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया है। आज वॉल्यूम के साथ काफी अच्छी अपमूव रैली हमें देखने मिल रही है। आई बिलीव कि इसका भी 239 एक ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई भी है, वो ब्रेकआउट दे पाएगा, एंड अपसाइड एक न्यू हाई हमें देखने मिल सकता है 260 के लेवल्स तक। तो HPL पावर करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 238 237 के रेंज में चल रहा है। 230 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 260। ओके, HBL पावर सिस्टम्स को भी आप पिक कर रही हैं। अब मानस के पास चलते हैं, अभी तक चार्ट रेट्स हुए। मानस, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज क्या रहेंगे इस वक्त के? वीरेंद्र जी देखिए, पहला तो खरीदारी करने का ट्रेड होगा और वो विप्रो पे खरीदारी करनी है, क्योंकि देखिए पैटर्न क्लियर है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। जब कल लास्ट सेशन में गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल पे भी विप्रो में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1413 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ 427 माफ करिएगा 427 रुपए के टारगेट सेट करिए, और 413 रुपए के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं विप्रो में। बिकवाली करनी है आरबीएल बैंक में, क्योंकि यहाँ पर अब स्टॉक ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आज अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो पैटर्न नेगेटिव है। उम्मीद करिए कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, तो बिकवाली करनी है आरबीएल बैंक में 222 रुपए के स्टॉप लॉस से 210 रुपए के टारगेट के लिए सेल करना है। ये इस समय माइनस की एक पिक, विप्रो में बाय करना है। प्रशांत जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी एक स्टॉक जिसने काफी स्ट्रेंथ के बाद अच्छी डिप ली है वो है डिक्सन। यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो 4600 के जस्ट नीचे 4580 4580। टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो 4900 का। मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी रैली देख सकता है, तो एक वीक मार्केट में ये एक अच्छा कैंडिडेट होगा बाय लिस्ट के लिए। नेक्स्ट पिक मेरा होगा IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे जो एक चीज नजर आ रही है वो ये है कि पिछले 4 दिनों से ये 88 के अहम लेवल को स्पॉट में ब्रीच नहीं कर रहा है, जबकि मार्केट काफी वीक है और बैंक निफ्टी काफी वीक है, बट ये स्टॉक 88 को बिल्कुल होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 8450 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट टारगेट हम 95 का देख सकते हैं। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक। आज कुछ स्टॉक्स में अच्छे आपको मूव्स दिख रहे हैं। HDFC AMC फॉर एग्जांपल और सिंजीन, आई थिंक दोनों का प्राइस पैटर्न आज काफ़ी स्ट्रांग है। डिक्सन का अच्छा प्राइस पैटर्न रहा है। एक और स्टॉक जो काफ़ी बड़ी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, आज फिर एक मूव दिख रहा है, वो है कोलगेट। एक बार कोलगेट का चार्ट लेकर आइए। कोलगेट में इस समय एक अच्छी रैली बन रही है। मानस, कोई व्यू आपका कोलगेट पर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही कोलगेट पे बात हुई थी, तो मैंने पॉजिटिव आउटलुक दिया था, क्योंकि स्टॉक ने करेक्शन के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से मैंने 1990 की बात की थी कि 1990 के ऊपर निकलेगा तब आपको खरीदारी करनी है, और उसने 1990 के लेवल टेस्ट किया है केवल। अगर 1990 के ऊपर निकले तो बिल्कुल खरीदारी करनी है कोलगेट पावरल्यूम में, क्योंकि उसके बाद आपको 2050 तक के साथ देखने को मिलेंगे। तो 1990 के ऊपर खरीदारी करेंगे 1960 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो ये बात होगी कोलगेट की। अब बिग मार्केट वॉइसेस में कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नीलेश भाई की वॉइस काफ़ी कामिंग रहती है मार्केट के लिए, और मार्केट हर बार उनको सुनना चाहता है। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस लौट रही है, फिर FIs सेल कर रहे हैं, फिर बैंक्स में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, इन्फ्लेशन का भूत शायद फिर वापस आ रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं पिछले 1 महीने के इस प्राइस मूव को, इस करेक्शन को, खास तौर से बड़े बैंकों में? अनुज भाई, इस वक्त थोड़ा माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। चाइना ने कल रेट कट किया अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज उनकी इकोनॉमी उतनी ठीक नहीं है जितनी उम्मीद थी। ग्लोबली भी सेंट्रल बैंकर्स आगाह कर रहे हैं कि ब्याज की दरें ऊपर रहेगी लंबे समय तक। प्लस हमारी इकोनॉमी में भी अगर देखें पिछले 10-15 दिन के न्यूज, मॉनसून सरप्लस से डेफिसिट में आ गया,
महंगाई, वेजिटेबल प्राइस की वजह से थोड़ी आगे बढ़ी है। तो ये सारी चीजें एक बार मार्केट में कंसोलिडेशन स्ट्रोक करेक्शन के लिए लोगों को उत्सुक कर सकती है। मेरे हिसाब से कोई भी मार्केट हमेशा एक तरीके से तो मूव नहीं कर पाएगा, उसमें उतार चढ़ाव बने रहेंगे, बट हर करेक्शन एक निवेश करने का मौका जरूर देगा। ओके, नहीं, मेरा सवाल, मैं अभी बैंकों पर ही रह रहा हूँ फिर, तो करेक्शन आप बोल रहे हैं कि एक बाय करने का मौका देगा, क्या बैंकों में वो मौका ऑलरेडी आ गया या अभी और करेक्शन की थोड़ी सी गुंजाइश है यहाँ पर नीलेश भाई? शॉर्ट टर्म में अनुज भाई कहना मुश्किल है मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है। एक बहुत अच्छा कोट है कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। ये जितना तेजी में एप्लीकेबल है उतना ही मंदी में भी एप्लीकेबल है। बट मेरे हिसाब से अगर हम लॉन्ग टर्म रुख से बैंकों को देखें तो बैंकिंग लिक्विडिटी काफी अच्छी है, उसका बेनिफिट उन्हें डिपॉजिट ग्रोथ में मिलता रहेगा। क्रेडिट की डिमांड काफी अच्छी है, पहले सिर्फ रिटेल बोरो करते थे, अब कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी बोरोइंग दिख रहा है। ऊपर से एनपीए डिकेडल लो लेवल पे है, स्प्रेड्स बहुत ऊपर थे तो थोड़े कम जरूर होंगे लेकिन फिर भी काफी अच्छे रहेंगे। ये सारी चीजों को अगर मिला के देखे तो करेक्शन में बैंकिंग क्षेत्र लेने जैसा लगता है। डिप्स में बैंकिंग स्पेस में बाय व्यू है नीलेश जी का। अच्छा नीलेश जी, इस बार तो आरबीआई ने किसी प्रकार का रेट हाइक नहीं किया, पर जो फूड इन्फ्लेशन इस वक्त है और अब क्रूड का एक बार फिर से उछाल, क्या हम हायर इंटरेस्ट ट्रैजेक्टरी में और यहाँ से नहीं जाएंगे, इस बात का आपका बिलीफ है क्या? मेरा अल्टीमेटली प्रश्न एक सेक्टर पे केंद्रित है जिस पे आपने बेट किया था पोस्ट कोविड और जिसने पैसा बना के दिया और अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, दैट रियल स्टेट एंड रियल स्टेट एंसिलरी। क्या इस थीम पर आप अभी भी कन्विक्शन के साथ बैठे हैं? क्या करना चाहिए इस थीम पर, और रेट सेंसिटिव्स पे इस प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू क्या होगा? तो वीरेंद्र भाई, मेरे हिसाब से आरबीआई बहुत प्रोएक्टिव रहा है लिक्विडिटी निकालने में और ब्याज की दरें समय से थोड़ा पहले बढ़ाने में। इस वजह से आज उनकी स्थिति काफी कंफर्टेबल है। हालांकि लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 7% से ऊपर आया, अगले महीने में भी इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहने की उम्मीद है, बट ये एक सीजनल वेरिएशन है। बारिश बहुत ज्यादा हो गई, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई और वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ गए। ब्याज की दरें बढ़ा के आप वेजिटेबल के प्राइसेस तो कम नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने अपनी पूरे साल की इन्फ्लेशन टारगेट 5.4% रखी है, जो अभी भी उनकी जो टारगेट रेंज है 2 से 6% की, उसके अंदर है। तो मेरे हिसाब से आरबीआई डेटा को देखेगा, अगर इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले महीने के बाद वापस नीचे की तरफ आने लगेंगे तो शायद वो ब्याज के दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। मार्केट ने आरबीआई की जो इन्फ्लेशन की रेट बढ़ाई है 5.1% से 5.4%, उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था और इसी वजह से यील्ड के ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स एक रेंज बाउंड फैशन में रहेंगे, 7% शायद नीचे की तरफ फॉर 10 ईयर यील्ड, 7.40 7.50 ऑन द हायर साइड, और उस वजह से उसकी रियल एस्टेट या रेट सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी इंपैक्ट नहीं पड़ेगी। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स रेट की जगह पे डिमांड, सप्लाई और मार्जिन के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हमें अभी भी लगता है बिल्डिंग मटेरियल्स, ये टाइप के जो क्षेत्र है रियल एस्टेट से जुड़े हुए, उसमें अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। ओके, अभी भी इस स्पेस में तेजी रहेगी और मानते हैं नीलेश जी कि स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। वाकई आई मीन पॉली कैप को देखिए, आप एस्टिल को देखिए, आप सेंचुरी प्लाई को देखिए, गजब पैसा बना है इस स्पेस में। अच्छा नीलेश जी, अप्रैल मई जून जुलाई की अवधि में एक स्पेस को हमने एक बहुत स्मार्ट रिकवरी में आते देखा और सडनली ये इंडेक्स निफ्टी फार्मा इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया
और इस बार के अर्निंग्स में विजिबल था कि वो कंपनियां जो कि अपना रेवेन्यू का एक सब्सटेंशियल पार्ट यूएस से लेके आती है वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो जो लोग इस बार इस रैली में निवेशित रहे, पैसा कमाया, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? फार्मा को कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त? तो मेरे हिसाब से वीरेंद्र भाई, फार्मा क्षेत्र की तेजी का एक कारण यह है कि पिछले 1-2 सालों से वो चला नहीं था, तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल थे। दूसरा, यूएस मार्केट में जो मार्जिन कम हो रहे थे, घट रहे थे, उसके ऊपर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस हो गई और हमने देखा कि कुछ कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किए डिस्पाइट अप्रूवल, बिकॉज उसमें मार्जिन ठीक ठाक नहीं था। तीसरा, यूएस में जेनेरिक मेडिसिन के स्टॉक्स बहुत कम हो गए थे, उस वजह से वहां के जो 3 या 4 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते थे, उनके ऊपर प्रेशर आया कि आप मैन्युफैक्चरर्स को इतना नहीं निचोड़े कि वो धंधाई करना बंद कर दे, अल्टीमेटली हमें दवाई के स्टॉक्स भी चाहिए। तो ये सारी चीजों ने मिला के एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस चालू कर दी थी फार्मा सेक्टर में, वहां से फार्मा सेक्टर्स चल पड़ा। एंड मुझे लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ी तेजी बाकी है, वैल्यूएशंस रीजनेबल है। कुछ फार्मा क्षेत्र में एमएनए के डील्स होंगे। जनरली हमने देखा है कि जब स्ट्रेटेजिक बायर फार्मा कंपनी खरीदता है तो वो मार्केट प्राइस से प्रीमियम देके खरीदता है, उस वजह से भी एक री रेटिंग फार्मा सेक्टर में हो सकती है। नीलेश भाई, ऑटोज में अब क्या किया जाए? वो आपने जो 2 साल पहले एक बहुत शानदार एक पोर्टफोलियो बेट ली थी कि पूरे ऑटो सेक्टर का मार्केट कैप जो आपको बता रहा था कि एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है यहाँ पर, अब सारी लेग्स फायर कर रही हैं यहाँ पर। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, कोई भी स्टॉक यहाँ पर अब ऐसा नहीं है जो 52 वीक हाई के आसपास ना हो। यहाँ पर क्या भी बन रहा है अब? अनुज भाई, ऑटो सेक्टर में जैसे आपने बताया कि पिछले 1.5-2 साल में बहुत अभूतपूर्व तेजी आई है और वो जो सारी चैलेंजेस थी सप्लाई की, रॉ मटेरियल प्राइस की, वो अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ पे ऑटो सेक्टर को एक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और यहाँ से अगली मूव के लिए वो किस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में निवेश करके रिजल्ट दिखा सकते हैं, उसके ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार हो या कोई नई तरकीब हो, मे बी ऑटोनोमस व्हीकल की, किस प्रकार से भारतीय कंपनी इन प्रकार की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में निवेश कर सकता है और ग्लोबल कंपटीशन के सामने अपना मकाम कायम रख सकता है, उसके ऊपर ऑटो सेक्टर की यहाँ से नेक्स्ट चाल चलेगी। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ समय के लिए ऑटो सेक्टर को कंसोलिडेट होना पड़ेगा। समय के लिए ऑटो को यहाँ कंसोलिडेट होना पड़ेगा। नीलेश भाई, एक रीसेंट जो आईपीओज आए थे जो अब फॉर एग्जांपल कुछ मैं नाम ले रहा हूँ, आपसे मैं स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन एक जैसे ड्रीम फॉक्स आया था, कुछ और 2-3 स्टॉक्स आए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी थी। अभी पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर हमने काफ़ी करेक्शन देखा है। ये आपको कुछ लग रहा है कि जो नए आईपीओज आ रहे हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आज भी लिस्टिंग हुई है वो बहुत बड़े प्रीमियम पर हुई है, क्या यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि ये जो नए आईपीओज आ रहे हैं, जिस तरीके के सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके की लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं? अनुज भाई, हमने बहुत सारे आईपीओस में देखा कि उनके फंडामेंटल और उनकी प्राइसिंग के बीच में बहुत बड़ा गैप था। एंड जनरली जब इस प्रकार की आईपीओ में चाल दिखने को मिलती है तो मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन मिलता है। 2008, 2020 यहाँ हर समय हमने देखा कि जब आईपीओस में इश्यू प्राइस अपने फंडामेंटल या फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर आने लगे तब मार्केट का टॉप बनता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार उस प्रकार का पूरा माहौल बना हुआ है, बट आईपीओ में मैं निवेशकों से एक ही दरखास्त करूंगा कि थोड़ा ध्यान रख के निवेश करिए। कई बार उनका जो फ्लोट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हाथ में चला जाता है, आईपीओ में वो माल कवर कर लेते हैं, फिर लिस्टिंग ऊपर करते हैं, फॉरफेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। तो बेहतर है कि आप जिस आईपीओ में प्राइसिंग
अपनी फंडामेंटल वैल्यू फेयर वैल्यू के आसपास है, उस हिसाब से निवेश करिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम में या पोस्ट लिस्टिंग कहां पे लिस्ट हुआ, उस हिसाब से निवेश मत करिए। ओके अच्छा नीलेश जी, जैसे कि मैंने कहा ना, पूछा आपसे कुछ देर पहले कि आपने एक बहुत अच्छी कॉल ली थी रियल एस्टेट एंसिलरी। आई होप या फिर मैं मानता हूं कि आपने ड्यूरिंग द कोविड और पोस्ट कोविड केमिकल्स को भी चेस किया होगा। केमिकल्स वो स्पेस जिसमें पहले लीडरशिप मात्र 1-2 कंपनी के पास थी, लेकिन पोस्ट कोविड सब चले, सबने सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऐड करी और मेरे को याद है लास्ट टू लास्ट क्वार्टर तक भी कंपनीज ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे और एक्सपेंशन प्लान्स पे काफ़ी फंड्स डिवोट किए या फिर डिक्लेयर किए, एंड सडनली प्राइस रिट्रेसमेंट्स, सब डिमांड कम, सप्लाई चाइना की तरफ से ज़्यादा। आप केमिकल स्पेस में क्या कर रहे हैं? जो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर जो रिट्रेसमेंट आया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से कंप्लीटली प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करके एग्जिट करना चाहिए? अब स्थिति क्या लगती है आपको केमिकल्स की? तो वीरेंद्र भाई, केमिकल क्षेत्र में हमने बहुत पहले कहा था कि ये एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र की तरह है, इसमें लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। फिर एक बार कहा था कि यहाँ पे प्राइसेस अपने फंडामेंटल से थोड़े आगे चले गए हैं, तो थोड़ा एक सेक्टर एक्सपेंसिव लगता है। किसी भी कारण की वजह से उस वैल्यूएशन गैप को पूरा होना जरूरी था। पिछले 6 महीनों में वो कारण चाइना ने प्रोवाइड किया। उन्होंने काफी केमिकल में डंपिंग की, उस वजह से ग्लोबली प्राइस कम हो गई और हमारी बहुत सारी कंपनीज को मुनाफा उस तरह से नहीं आया जितनी उम्मीद थी। मेरे हिसाब से चाइना की डंपिंग अभी भी कुछ समय के लिए चलेगी। उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ की शॉर्टेज दिख रही है और उनकी सरकार पूरा प्रयत्न करेगी अलग अलग प्रकार की सब्सिडी देके अपनी केमिकल कंपनीज को दुनिया में सप्लाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से केमिकल क्षेत्र में कुछ समय के लिए अभी भी आशंका के बादल बने रहेंगे, पर जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में है, निश केमिकल्स में है, शायद उन्हें चाइना के डंपिंग की वजह से उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगी। केमिकल क्षेत्र में इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करना होगा। कुछ केमिकल कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने जो नई कैपेसिटी लगाई है वो बहुत ज्यादा कीमत पे लगाई है, तो उस कीमत पे रिटर्न ऑन इक्विटी शायद उतना नहीं बनेगा जितना लेट्स से पुरानी कंपनीज के प्लांट का बनेगा। तो अगेन ये एक फैक्टर भी आ जाएगा, इन्होंने किस प्रकार से कैपेसिटी एक्सपैंड की और उस कैपेसिटी पे क्या आरओई जनरेट कर पाएंगे। तो इस करेक्शन में केमिकल क्षेत्र में निश केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और जिनके प्लांट रिटर्न ऑन इक्विटी दे सके, बहुत ज्यादा कीमत पे नहीं लगे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। वैसे मार्केट में अच्छी रिकवरी है इस समय, निफ्टी में लोअर लेवल से डिसेंट रिकवरी आपको इस समय दिखाई देगी। देखते हैं ये रिकवरी कहाँ तक सस्टेन करती है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी रिकवरी आपको विजिबल है। नीलेश भाई, फिर रिटेल के लिए अब इस समय क्या सलाह होगी? इस करेक्शन में वापस बाय करना है, अपनी SIPs कंटिन्यू करनी है, या कोई और स्ट्रैटेजी होगी इस समय? अनडाउटेबली अनुज भाई, मैं पिछले वीक 5-6 दिनों के लिए अमेरिका घूम के आया। वहां पे ईस्ट कोस्ट के बड़े से बड़े ग्लोबल निवेशक से बातचीत हुई। एक चीज क्लियर है, आज की तारीख में इमर्जिंग मार्केट से इंडिया सिंगल कंट्री फोकस बन रहा है। बहुत सारे निवेशक चाइना और इंडिया में एक कंट्री स्पेसिफिक निवेश करना चाहते हैं। दूसरा एक जो ट्रेंड बन रहा है, जैसे MSCI एशिया एक्स जापान इंडेक्स बना था, जैसे जापान को एशिया से अलग कर दिया था बिकॉज उनकी मार्केट उस जमाने में बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, वैसे ही इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना इंडेक्स बन रहा है, एशिया एक्स चाइना इंडेक्स बन रहा है। ये दोनों का बेनिफिट भारत को मिलेगा। मेरे हिसाब से ग्लोबल निवेशक हर करेक्शन में भारत में निवेश करने की सोचेंगे। उन्हें भारत के प्रति बहुत ज्यादा आशा है, बहुत अच्छी अपेक्षा है। तो हर करेक्शन में उनकी तरफ से बाइंग बनी रहेगी, वैसा लगता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी
मेरे हिसाब से हर करेक्शन में निवेश करना चाहिए। भारत की लंबी ग्रोथ स्टोरी है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, कल तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। परसों तीसरी और दूसरी के बीच में जो गैप है उसे हम कम कर देंगे। तो ये ग्रोथ स्टोरी में रोलर कोस्टर राइड की तरह है, बीच में हमें उतरना नहीं है और सेफ्टी बेल्ट छोड़ना नहीं है। जब तक आप ये 2 चीज फॉलो कर सकते हैं तब तक उतार चढ़ाव का आनंद लीजिए, और जब यात्रा का अंत होगा तब आपको जरूर आनंद महसूस होगा कि हमने ये यात्रा पसार की। सो एवरी करेक्शन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। लास्ट सवाल, तो आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना मतलब बाहर घूम रहे हैं, क्या यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट पीवीआर आइनॉक्स, क्या आप गए गदर देखने या OMG 2 देखने या कोई भी रिसेंट मूवी? क्या शानदार रैली चल रही है इन सब स्टॉक्स में। आई नो, मुझे मतलब मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था अनुज भाई कि आप गेटी गैलेक्सी में गदर को देखने गए और जो माहौल देखा वो बहुत ही काबिले तारीफ था। तो बस आपके ट्वीट के बाद मुझे भी लग रहा है कि अब तो ये देखना चाहिए। बिल्कुल, देख के आइए, काफ़ी एंटरटेनिंग पिक्चर है, मज़ा आएगा आपको। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद 10 का धंधा ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, मैं एक बात तो अनुज से पूछना ही भूल गया था। अनुज, ये मूवी जीटी गैलेक्सी में देखी बालकनी में? हाँ, अपर स्टॉल पीछे की जो सीट थी वहाँ पे देखी, गेटी में ही देखी ऑब्वियसली। तो मैं बोल के गया था कि मैं सिंगल स्क्रीन में ही देखूंगा। वो वाली फील वापस लेनी थी मुझे, 2001 वाली जो गदर मैंने देखी थी, वो वाली फील वापस चाहिए थी, इसके लिए वहीं पर देखी। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि एक्चुअली फिल्में, मसाला फिल्में देखने का असली मज़ा जो है ना, वो आपको सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर ही मिलेगा। मतलब ये ऐसी स्क्रीन्स पर ही मिलेगा। और जहाँ पर टिकट प्राइस भी 150 से 200 रुपये के बीच में होती है, वैसे उसी में देखने में असली मज़ा आएगा ऐसी पिक्चर्स का। जी हाँ, चलिए पीवीआर आपकी स्क्रीन पे पूरा मजा उठाता हुआ जनाब, आपकी स्क्रीन पे पीवीआर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक लास्ट कॉल लेते हैं पॉसिबली नीलेश जी से। नीलेश जी, अभी तक की स्कैनिंग में जब निफ्टी 19,400 की ट्रैजेक्टरी को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, आपका व्यू, कोई स्टॉक और जो आइडेंटिफाई किया आपने? हाँ बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक रडार पे आया है, काफी शानदार रिकवरी पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड PEL में हमें देखने को मिल रही है। और निचले स्तरों से 950 के आसपास का इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद इन बिटवीन थोड़े बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिले हैं, बट ये एक बड़ी अपसाइड की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे 1050 की इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 1100 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस काफी छोटा सा है, 1015 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, और 1060 और 1100 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और अब नीरज जी को सौंप देते हैं बागडोर ट्रेड की। डे लो से अच्छी रिकवरी, मिड कैप तो ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला है, एडवांस डिक्लाइन ऑलरेडी एडवांसेस के फेवर में आ चुका है। नीरज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल अच्छी रिकवरी, और देखते दिन के दौरान कैसा है ट्रेड करता हूँ। उम्मीद है कि शायद अच्छी रिकवरी देखने को मिले यहाँ पे।